हेलो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं अमित कुमार राणा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरा चैनल अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका दायित्व भी है और आपको करना ही होगा। आज का चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 तक आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। अध्याय कौन सा है? चौथा भाग है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था प्रीवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम था प्रीवी काउंसिल। इसका उद्घाटन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को ये नई दिल्ली में तिलक रोड पर स्थित है। तिलक रोड पर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का वास्तुकार कौन था? आंसर आपको देना है गणेश दावलोकर। तो सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 143 में आता है 147 तक। इसका पहला नाम था प्रीवी काउंसिल। इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के तिलक रोड पर। और सुप्रीम कोर्ट का वास्तुकार था गणेश दावलोकर, जो हमारे लोक निर्माण विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के पश्चात। क्लियर है? लिखो। चलिएगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था, स्थापना नहीं हुई थी। स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में हुई थी। भैया कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता। तो सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इस समय इसका नाम था प्रीवी काउंसिल। और इसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाबेथ एम्पे। 4 थे इस समय। तो 3 जो अन्य थे वो 3 थे HCL। H का मतलब है हाइट, C का मतलब है चैम्बर्स और L का मतलब है लीमेस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में हुई थी। इसका पुराना नाम प्रीवी काउंसिल था, या 1774 में इसे प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाबेथ एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। अन्य थे HCL, मैंने बताया, S से हाइड, C से चैम्बर्स और L से लीमेस्टर। क्लियर है? लिख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन बताओ,
कि ये जो प्रीवी काउंसिल था इसने प्रथम फांसी किसको दी थी, प्रथम फांसी किसको दी थी। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भारत में, क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत में प्रथम न्यायिक हत्या किसकी हुई थी। भारत में प्रथम न्यायिक हत्या किसकी हुई थी, किसकी हुई थी, नंद कुमार की। सबसे पहले इस प्रीवी काउंसिल ने फांसी दी थी नंद कुमार को, इसी को बोलते हैं न्यायिक हत्या। तो भारत में प्रथम न्यायिक हत्या नंद कुमार की हुई थी, इसको फांसी दी गई थी। देख लिया। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का इतिहास। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े कौन से क्रम के हैं, 47वें क्रम के हैं। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 47वें क्रम के। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, कुल कितने न्यायाधीश थे, कितने न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में आता है, अनुच्छेद 124 में आता है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो इनकी संख्या थी 8। 2008 में बढ़ा करके कर दी 31। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 है अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। क्लियर है बात। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में आता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े कौन से क्रम के हैं, तो 47वें क्रम के हैं। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे, तो टोटल 8 न्यायाधीश थे। 2008 में कितने हो गए, बढ़ा करके कर दिए 31। तो वर्तमान समय में कितने हैं, 31। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है, लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा कहां से ली गई, अवधारणा कहां से ली गई, अवधारणा ली गई है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1935 से क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वाधिक स्रोत कहां से लिए गए हैं। जब क्वेश्चन ये बने भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, तो आपको आंसर देना है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनता है भारत में न्यायपालिका कैसी है, भारत में कैसी न्यायपालिका है, कैसी न्यायपालिका है, भारत में कैसी न्यायपालिका है, तो एकल है। कैसी है, एकल है। अमेरिका में न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्था है, दोहरी व्यवस्था है। और अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं।
सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए। भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो एकल न्यायपालिका है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला कोर्ट आ जाता है। अमेरिका में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो दोहरी व्यवस्था है। वहाँ केंद्र का संविधान अलग और सेंटर जो स्टेट का अलग होता है, मतलब प्रत्येक स्टेट का अपना संविधान अलग है। जैसा हमारे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान नहीं चलता था, तो वहाँ का संविधान अलग था और केंद्र का संविधान अलग था। ये स्थिति है कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका के संविधान में केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। कितने? 7। लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। तो ये जो रिट जारी करता है वो 2 आर्टिकल आते हैं, कहता है 26 अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 139 रिट जारी करता है। इससे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। दोनों में यही है। तो अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने, किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। हृदय तथा आत्मा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? 32 या ऑप्शन में होगा 139। दोनों का मतलब एक ही है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। भीमराव जब मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32, और जब सिंपल जारी करेगा तो 139 के तहत रिट जारी करता है। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा, लिख लो। गर्मी ने पूरी मावेल करके रख दी। सुप्रीम कोर्ट, या अगर बात करें हम न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश के लिए आयु क्या होनी चाहिए? एक क्वेश्चन आता है न्यायाधीश के लिए आयु क्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? अब आयु में 2 आ जाती हैं, एक होती है अधिकतम और दूसरी होती है न्यूनतम। अधिकतम कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी? तो अधिकतम तो आपको पता है 65 वर्ष। कोई व्यक्ति न्यायाधीश कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। न्यूनतम कितना है? उल्लेख नहीं। कितना है? उल्लेख नहीं। देखो, न्यायाधीश की न्यूनतम आयु के लिए संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का न्यायाधीश कितनी उम्र में बनता है, बन सकता है? क्वेश्चन अगर ये बन जाए, कोई व्यक्ति कितनी आयु में न्यायाधीश बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है, कितनी आयु में बन सकता है? तो इसके लिए निकलता है एक फॉर्म, PCSJ, पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल, जज के लिए, न्यायाधीश के लिए निकलता है। और न्यायाधीश बनने के लिए, ये फॉर्म भरने के लिए 21 वर्ष की आयु मांगता है। तो जब 21 वर्ष की आयु में जज बन सकता है, PCSJ निकाल देगा तो जज भी बन सकता है। तो कोई व्यक्ति कितनी आयु में न्यायाधीश बन सकता है? 21 वर्ष न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन संविधान में जज बनने के लिए न्यूनतम उल्लेख का कोई भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक समझाने वाली बात बताई है। PCSJ निकाल करके लड़का, 21 साल का लड़का अगर जज बनता है तो जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बन सकता। ठीक है,
उसके बाद आता है वेतन। कितना अच्छा शपथ लिख लो पहले, कभी क्या वो सीधे वेतन पे चले गए, पैसों से प्रेम है ना तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या इनके द्वारा कोई अन्य व्यक्ति, इनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है। वेतन कितना मिलता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 है भैया वर्तमान समय में रुपए पर मंथ। अन्य न्यायाधीश का कितना है? अन्य न्यायाधीश का है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए पर मंथ। क्लियर है? न्यायाधीश के लिए आयु, अधिकतम आयु 65 वर्ष तक रह सकता है। न्यूनतम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या वो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीश का है 2,50,000 रुपए। क्लियर है? देखो बीच बीच में मोबाइल देखना पड़ता है, क्या पता कोई प्रेमी या याद कर रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कितनी चाहिए? न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कितनी चाहिए बताओ भैया। नंबर 1 भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। नंबर 2 किसी उच्च न्यायालय, मतलब एक में या ज़्यादा में भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट लिख दूँ, हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो। तो योग्यता भारत का नागरिक हो। नंबर 2 हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो। 5 साल का जो है उसे जज हो हाई कोर्ट में, एक में हो या कई सालों में मिलके रहो, 5 साल का अनुभव हो। नंबर 3 हाई कोर्ट में 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, वकालत का अनुभव हो। ठीक है। तो हाई कोर्ट में 10 साल का काय का अनुभव हो, वकालत का अनुभव हो। एक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, कई सालों में की हो, लेकिन कितने साल का अनुभव हो? 10 वर्ष का। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून जानता हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून नहीं जानता तो नियुक्ति नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए लिख लो। बिठा दूं? द्वारा से थोड़ी ना बता ले, चलो बता देता हूँ। न्यायाधीश में योग्यता के लिए भारत का नागरिक हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 हाई कोर्ट में 5 साल का जज के रूप में अनुभव हो। नंबर 3 हाई कोर्ट में 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो। नंबर 4 राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की न्यायाधीश की नियुक्ति देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति, करेंगे तो भैया राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं, सलाह पर करते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, किंतु मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और राष्ट्रपति यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्लियर है? अनुच्छेद 74 अलग मैटर में आ जाता है, ये अलग मैटर में है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है समझ लो। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 74 में किया गया और उसमें बोला गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें फिर प्रावधान किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह लौटा सकते हैं किंतु दूसरी बार में उसी रूप में या बदले हुए रूप में स्वीकार करना या अनुमति देना आवश्यक है। एक क्वेश्चन अगर बन जाए कि भारत के राष्ट्रपति को किस संशोधन के द्वारा पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ये जो एक बार लौटाने की शक्ति दी थी इसको बोलते हैं पुनरावलोकन की शक्ति। तो 44वें संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई से जैसे आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश इन्होंने किया था 8 बार। भारत तथा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एक दूसरा व्यक्ति थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें भारत और पाकिस्तान के दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। तो इस तरह बीच बीच में जो आ जाती है लाइनें मैं क्लियर कर देता हूं। अब नियुक्ति के लिए इन्होंने 2014 में NJAC का गठन किया। क्या बनाया? NJAC बनाया। NJAC का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें जो सदस्य रखे गए इसका अध्यक्ष होता था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सदस्य सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, दो प्रबुद्ध न्यायवादी। इन 2 प्रबुद्ध न्यायवादियों में से एक सदस्य SC, ST, OBC या महिला वर्ग का होना आवश्यक था। महिला वर्ग का होना आवश्यक था। अब चलो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं, लेकिन ये 2 प्रबुद्ध न्यायवादी कहां से आए? तो इन 2 प्रबुद्ध न्यायवादियों को चुनने के लिए एक समिति गठित की जाती थी। क्या बनाया जाता था? समिति बनाई गई। इस समिति में 3 सदस्य होते थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, नंबर 2 भारत का प्रधानमंत्री, नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का, इस समय कौन है विपक्ष का नेता?
अधीर रंजन चौधरी, बंगाल से रिपोर्ट करते हैं अधीर रंजन चौधरी। अब ये जब एनजेएसी किसी जज का, हाईकोर्ट के जज का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते थे, तब राष्ट्रपति महोदय उसकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। दोबारा से देखो एक बार, नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। 2014 में एक एनजेएसी का गठन किया गया जजों की नियुक्ति के लिए। एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। और 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। अध्यक्ष, एनजेएसी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। साथ में होते थे 2 प्रबुद्ध न्यायाधीश। 2 प्रबुद्ध न्यायाधीशों में से एक सदस्य एससी एसटी ओबीसी या महिला वर्ग का होना जरूरी था। इन 2 प्रबुद्ध न्यायवादियों को चुनने के लिए एक समिति का गठन किया जाता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा का विपक्ष का नेता होता था। जब ये लोग 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों को चुन लेंगे तो एनजेएसी जिसका भी नाम रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति के लिए, जज के लिए, उसी को राष्ट्रपति अपनी नियुक्ति प्रदान कर देंगे। क्लियर है? चलिए लिख लो। एक लड़का कमेंट में लिखता है, भैया पढ़ें कैसे। अगली क्लास में तुम्हें ये अवश्य ज़रूर बताएंगे पढ़ना कैसे है तुम्हें, ठीक है? ये पूरा कर दो। अब नियुक्ति हो गई। अब बात आती है पद त्यागने की या रिक्तियां। जज की रिक्ति कैसे होती है? रिक्ति तो नंबर 1 त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा? राष्ट्रपति। किसे देगा? राष्ट्रपति। नंबर 2 अभियोग लगाकर। महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करते, अभियोग लगाकर। अभियोग किस पे लगाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 124(4) के तहत। कैसे लगता है अभियोग? सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रस्ताव। क्या बनाएंगे? प्रस्ताव बनाएंगे। प्रस्ताव राज्यसभा में रखो या इसे रख लो लोकसभा में। अच्छा, ये जो अभियोग लगेगा ये कदाचार के मामले पर ही लग सकता है। अगर कदाचार का उल्लंघन करता है, कदाचार पर ही लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। क्लियर है? राज्यसभा में रखना है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। लोकसभा में रखना है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। क्लियर है बात? अब मान लो इस पे हस्ताक्षर हो गए तो फिर ये जाता है इनके पीठासीन अधिकारी पर। पीठासीन अधिकारी पर जाता है। यहां पीठासीन अधिकारी का मतलब है राज्यसभा में रखा जाएगा तो राज्यसभा के सभापति, और लोकसभा में रखा जाएगा तो लोकसभा के सभापति के पास जाएगा। पीठासीन अधिकारी को अधिकार होता है इसको स्वीकार करे या ना करे। स्वीकार कर भी सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है? तत्पश्चात यदि मान लो वो स्वीकार कर ले
तो फिर एक जांच समिति बनेगी। क्या बनेगी? जांच समिति बनेगी। इस जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी का भी हो सकता है, और एक प्रबुद्ध न्यायवादी होगा। एक प्रबुद्ध न्यायवादी होगा। अब इन लोगों ने यदि जांच में सही दोषी पाया, यदि दोषी पा लिया कि भाई दोषी था, ठीक लग रहा है, उसके बाद संसद में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव पारित कर लिया और तत्पश्चात जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो किसी भी जज को बाहर निकालने के लिए या त्यागपत्र दे सकता है, रिक्ति के लिए वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। दूसरा है अभियोग लगाकर। महाभियोग शब्द यहां प्रयोग नहीं करते, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। अभियोग लगता है अनुच्छेद 124(4) के तहत। सबसे पहले अभियोग किस आधार पर लगाओगे? तो कदाचार के उल्लंघन पर ही अभियोग लगाया जा सकता है। सबसे पहले प्रस्ताव बना जाएगा। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यदि राज्यसभा में रखोगे तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। यदि लोकसभा में रखोगे तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करने होंगे। अब यदि हस्ताक्षर हो गए तो फिर राज्यसभा में रखोगे तो राज्यसभा के सभापति के पास, और लोकसभा में रखोगे तो लोकसभा के सभापति के अध्यक्ष के पास जाएगा। इसीलिए लिखा है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी को अधिकार होता है कि वह स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यदि वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर एक जांच समिति बनाई जाएगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रबुद्ध न्यायवादी होगा। और यदि ये जांच समिति दोषी पाती है और ये प्रस्ताव संसद में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति इस पर अनुमति देकर के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा, इसके बाद किस किस पर अभियोग लगा है अभी तक? क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश पर अभियोग लगा है? तो 2 लोग ऐसे हैं। एक है बी रामास्वामी, बी रामास्वामी पर, और दूसरे हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा पर लगाया गया था 2018 में और बी रामास्वामी पर लगाया गया था 1991 में। 1993 में समाप्त हो गया था। जब लगा था तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। इनके खिलाफ लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। दीपक मिश्रा में 2018 में लगाया और राज्यसभा के सभापति ने निरस्त कर दिया था। अर्थात भारत में अभी आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर अभियोग की प्रक्रिया चली तो है लेकिन कभी सफल नहीं हो। 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे जिनके खिलाफ अभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। बी रामास्वामी 1991 में शुरू हुई थी, 1993 में लोकसभा में पारित न होने के कारण समाप्त हो गई थी। दूसरे दीपक मिश्रा 2018 में लगाया गया था, जिसे राज्यसभा के सभापति जो उस समय उपराष्ट्रपति थे हमारे वेंकैया नायडू, और वेंकैया नायडू ने इसको समाप्त कर दिया था। इस प्रकार आज तक कभी भी न्यायाधीश के विरुद्ध अभियोग नहीं लगा है। और ये थी आज का सुप्रीम कोर्ट की क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि इसे अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।